हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने भारत की जलवायु पर डिस्कशन किया था और हमने देखा था कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये निष्कर्ष निकला था, यानी ट्रॉपिकल एंड मानसूनी। मानसूनल क्लाइमेट इंडिया का है तो फिर मानसून को पढ़ना ज़रूरी है। और आज की इस क्लास में हम मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में पहली थ्योरी पे बात करेंगे, जिसको हम थर्मल थ्योरी या तापीय सिद्धांत कहते हैं। देखिए, मानसून कैसे उत्पन्न होता है, इस पे तमाम विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो मुख्य रूप से 2-3 सिद्धांत हैं जो ज़्यादा प्रचलित हैं। और सबसे पहले जो सर्वमान्य सिद्धांत था वो तापीय सिद्धांत था, थर्मल थ्योरी। हालांकि अब जो है आधुनिक थ्योरीज आ गई हैं जिनमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं, लेकिन फिर भी जो तापीय सिद्धांत है उसको पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है। और यह बहुत वर्षों तक जो है सर्वमान्य रहा। इसको इसलिए क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, चिरसम्मत सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानें कि मानसून क्या है। मानसून अगर शब्द की बात करें तो अरबी एक शब्द है मौसम। मौसम शब्द का मतलब होता है वह हवाएं जो ऋतु के अनुसार यानी सीजन के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती हैं। तो उन हवाओं के लिए अरबी नाविकों ने मौसम शब्द का प्रयोग किया और उसी से आगे चल करके मानसून शब्द बना। तो अरबी शब्द है मौसम, एक अरबी शब्द है मौसम, जिसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। ऋतु के आधार पर दिशा बदलने वाली पवनें। इसी शब्द से आगे मानसून शब्द बना। तो मानसून वह हवाएं हैं, वह पवनें हैं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो इनकी दिशा जो है, अगर भारत के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो भारत में इनकी दिशा गर्मियों के महीने में यानी ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ होती है और शीतकाल में यही दिशा इसके जस्ट विपरीत हो जाती है। तो मानसून की अगर हम बात करें कि मानसून क्या है, मानसून किसको कहेंगे, तो एक लाइन में इससे कहेंगे कि ये ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें हैं। क्या हैं? दिशा बदलने वाली पवनें हैं। यानी इनको आप आवर्ती पवनें भी कह सकते हैं, आवर्ती पवनें। और ये सेकेंडरी विंड्स हैं, द्वितीयक पवनें हैं। अब ये मानसून जो है किस दिशा में, इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें, हमने बता दिया कि ऋतु के अनुसार ये दिशा बदलती हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, जैसे कि भारत में अगर हम मानसून की बात कर रहे हैं तो ग्रीष्म काल में अगर हम बात करें, यानी गर्मी के महीने में, ग्रीष्म काल में मानसून की दिशा क्या होती है। तो ग्रीष्म काल में जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी पवनें ये आपकी चलती हैं दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि इनकी दिशा इस तरीके से होगी। ये दक्षिण पश्चिम हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया। और यही शीत ऋतु में, जब शीत ऋतु आएगी तो इसकी दिशा बदल जाएगी। शीत ऋतु में यही जो मानसूनी पवनें हैं ये हो जाएंगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी कि इनकी दिशा अब इस तरीके से हो जाएगी। ये है दक्षिण पश्चिम और ये है उत्तर पूर्व। तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, अगर इंडिया का हम संक्षिप्त मैप बना लें तो अगर गर्मियों के महीने में आप मानसून की जो दिशा देखेंगे वो इस तरीके से
देखेंगे ये है ग्रीष्म, इसको ग्रीष्म मानसून कहा जाता है। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है क्योंकि ये दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसूनी हवाएं इंडिया में प्रवेश करती हैं, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये सिचुएशन ग्रीष्म में बनेगी। लेकिन यही अगर हम बात करें शीतकाल में तो यही दिशा इसके जस्ट उल्टा हो जाएगी इस दिशा में। अब ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व है, तो ये उसके विपरीत दिशाएं में चलने लगती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऋतु के अनुसार इनकी दिशा क्या है, बदल जाती है। अब ये क्यों दिशा बदल जाती है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे समझें कि ग्रीष्म काल में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं। इसीलिए इन पवनों को हम क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें कहते हैं और इसी को हम मानसून कहते हैं। अब ये वर्षा करती हैं क्योंकि आगे रीज़न हम समझेंगे कि किस प्रकार से इनसे वर्षा होती है, इनकी दिशा क्यों बदल जाती है और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे तो ये कैसे उत्पन्न होती हैं उसके लिए जो सबसे पुरानी थ्योरी है सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, थर्मल थ्योरी। इस तापीय सिद्धांत को जो है एडमंड हेली ने दिया था। एडमंड हेली, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो इसी पे हम आज बात करेंगे। तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपसे कोई पूछे कि मानसून क्या है तो आप बताएंगे मानसून एक प्रकार की पवन है जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। भारत में गर्मी के महीने में दक्षिण पश्चिम की तरफ से यानी हिंद महासागर की तरफ से दक्षिण पश्चिम की तरफ से ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है या ग्रीष्म काल का मानसून कहा जाता है। यही शीत ऋतु में वापस उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं, जिसको हम शीतकालीन मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो यही मानसूनी पवनें हैं। और मौसम शब्द जो है वो अरबी का शब्द है, वहाँ से ये शब्द बन करके आया है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अब हम तापीय सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए, इसमें हम इस चीज़ पे अभी नहीं फोकस करेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं। जितना इस सिद्धांत में बात की गई है पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया इन्होंने। तो तापीय सिद्धांत 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट पे निर्भर है। उन्हीं 2-3 बातों को अगर आप समझ लें तो तापीय सिद्धांत को बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, तापीय सिद्धांत क्या कहता है, बहुत आसान है और बहुत इजी है, कभी आप भूलेंगे नहीं इसको, बहुत आसानी से एक बार अगर मन में बैठ गया। इसका क्या आधार है, यानी किस आधार पे ये बात करता है। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो पवनें हैं, ये जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी पवनें जल एवं स्थल के तापांतर के कारण उत्पन्न होती हैं। अभी इसको हम समझेंगे। इन्होंने बताया कि जो पानी है और जो स्थल है, लैंड है, उसके ताप में अंतर होता है। यानी एक ही समय में अगर हम इस महीने की बात करें तो इस समय हिंद महासागर का टेम्परेचर और हमारे इंडिया के लैंड का टेम्परेचर, इसमें अंतर होगा, जबकि लगभग एक ही जगह पे स्थित है। तो ये तापांतर जो होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, इसकी वजह से मानसूनी पवनें उत्पन्न होती हैं। चूँकि इन्होंने टेम्परेचर की बात की, इसीलिए इसको थर्मल थ्योरी कहा जाता है। अब 2-3 बेसिक चीज़ें आप पुरानी याद करें कि क्या होता है। देखिए, पहली चीज़ ये होती है कि पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं। पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कभी पवन चलेगी तो वो हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जब एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह लो प्रेशर होता है, तो उसके बीच में दबाव का जो अंतर होता है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, यानी दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि दाब में अंतर जितना ज़्यादा होगा, पवनों का जो स्पीड है वो उतना ज़्यादा होगा।
तो ये चीज़ पहले भी आप समझ चुके हैं। तो इन्हीं 2-3 बेसिक बातों पर ये सिद्धांत निर्भर है। अब कैसे ये तापांतर होता है इस पे बात करेंगे। तो जो एडमंड हेली हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो मानसून है वो 2 प्रकार का है। एक है ग्रीष्मकालीन मानसून, क्योंकि अगर इसे समझेंगे नहीं तो फिर दोनों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। और दूसरा है शीतकालीन मानसून। ये सिद्धांत में बताया गया कि 2 प्रकार का मानसून है, एक जो गर्मी के महीने में आता है और एक जो शीत के महीने में आता है। तो इन दोनों की ही स्पष्टीकरण आपको देना है कि ये दोनों कैसे जन्म लेते हैं, कैसे ये पवनें चलने लगती हैं। आधार यही है, ताप का आधार इन्होंने बात की। तो सबसे पहले हम ग्रीष्मकालीन की बात कर लेते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो कैसे बनता है। तो उसको डिस्क्राइब कर लें और बहुत आसानी से आप इसे समझ लेंगे। तो पहला जो है वो है ग्रीष्मकालीन, गर्मी के महीने में जो बनता है ग्रीष्मकालीन मानसून। देखिए, अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते जाइएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक छोटा सा मैप ड्रा करेंगे गर्मी के महीने के लिए। ये इंडिया का जो है एक हमने इधर का दक्षिण का भाग केवल बना लिया है मानसून को समझने के लिए। बाकी इधर आपको पता है कि हिमालय है और आगे जम्मू कश्मीर ऊपर है, सब सिर्फ इतना समझने के लिए हमने बना दिया। और ये आपका है, ये आपका हो गया भारत और ये हो गया आपका हिंद महासागर। आपको पता है हिंद महासागर, इस क्षेत्र को कहते हैं बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। सब आपको पता ही है। बस यहाँ पे आपको तापीय सिद्धांत में क्या बताया उन्होंने कि गर्मी के महीने में मानसून कैसे जन्म लेता है। तो चलिए इस पे हम बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा ऐसे ही आपको ड्रा करना है, यानी 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। और यहाँ पे है कर्क रेखा, ये भी आपको पता है कर्क रेखा। ये सब आपको हमने बताया है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और विषुवत रेखा ये थोड़ा सा भारत से नीचे यहाँ से गुजर रही है। तो इन्होंने कहा, पहला पॉइंट नोट करें कि जब गर्मी का महीना होता है, यानी कि जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। इन्होंने बात की कि सन की सिचुएशन कहाँ है, कर्क रेखा पर। देखिए भारत में गर्मी कब होती है, भारत में गर्मी जो है वो जून के महीने में सर्वाधिक होती है, क्योंकि 21 जून को सूर्य की पोजीशन जो होती है वो कर्क रेखा के सामने होती है। वो क्लास आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपको याद होगी कि अर्थ पे जो हमने 3 ये अक्षांश डिसाइड किए थे, विषुवत, ये चीज़ बहुत ज़रूरी आपको याद रखना है हमेशा, कर्क और मकर। ये सूर्य की सिचुएशन को समझते हुए डिसाइड किया गया, अपने आप से नहीं डिसाइड कर लिया गया है कि 23.5 डिग्री क्यों मान लिया गया। एक्चुअल में पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसका जो कक्षीय तल है वो पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर और नीचे होती रहती है। तो अगर एक चीज़ स्थिर है, सन स्थिर है, पृथ्वी ऊपर जाएगी तो ये वाली लाइन इसके सामने आ जाएगी। जब पृथ्वी थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगी तो ये वाली लाइन इसके सामने आ जाएगी। यानी सूरज ऊपर नीचे नहीं होता है, ये पृथ्वी झुकाव के वजह से ऊपर नीचे होती है। इस वजह से जो है सूर्य की सिचुएशन पृथ्वी पर किस सामने होगी ये अलग अलग हो जाता है। तो आप इसे आभासी विस्थापन भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल में सूर्य की सिचुएशन विषुवत रेखा के सामने जब होती है यहाँ पे, तो वो 2 डेट हैं। एक तो आपका पड़ता है सितंबर के महीने में और एक आपका पड़ता है मार्च के महीने में। देखिए मार्च में और सितंबर में। अब मैं आपको डेट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार हमने दोनों डेट्स बताई हैं कि किस किस डेट को होता है। मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में सूर्य जो है वो विषुवत रेखा के सामने होता है। मार्च के बाद में सूर्य जो होता है वो आभासी रूप से कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता है। और अप्रैल, मई और जून
जून के महीने में 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के सामने होता है। बस इससे ऊपर सूर्य की सिचुएशन नहीं जाती है। इसके बाद में वापस होने लगता है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर में फिर यहाँ वापस आ गया, और फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 22 दिसंबर की जो डेट होती है वो सूर्य की सिचुएशन होती है मकर के सामने। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करें कि जब सूर्य की सिचुएशन दिसंबर में मकर के सामने होती है तो इधर गर्मी पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, और जो इससे दूर हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंडक का महीना हो जाता है, शीत ऋतु हो जाती है। और जब जून के महीने में सन की सिचुएशन कर्क के सामने होती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्म मौसम होता है और दक्षिणी में ठंडा हो जाता है। तो ये चीज़ आसानी से आपकी समझी हुई है। तो अब यहाँ पर तापीय सिद्धांत जो है क्या कहता है, इसी को आधार बना करके इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो तापीय सिद्धांत कहता है ग्रीष्मकालीन मानसून कैसे बनता है। आप इसको ऐसे ही लिखें। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि जब गर्मी के महीने में, जून के महीने में सूर्य की सिचुएशन कर्क रेखा के सामने होती है तो उस समय कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा इंसोलेशन, सूर्य तप प्राप्त होता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र बहुत गर्म होने लगता है। अब इधर गर्म होने लगेगा, यहाँ ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। इन्होंने बताया पेशावर मुल्तान, तो ये पेशावर मुल्तान के आसपास का क्षेत्र, और यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की ये बात कर रहे हैं, तो ये क्षेत्र गर्म होने लगता है। जाहिर सी बात है, अगर सूर्य की सिचुएशन यहाँ है तो ये क्षेत्र गर्म होने लगेगा। और इस गर्मी की वजह से, अगला पॉइंट नोट करेंगे कि इस गर्मी की वजह से भारतीय उपमहाद्वीप का जो लैंड एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर, निम्न दाब डेवलप हो जाता है। बहुत सिंपल है, इसको बहुत आसानी से आप लिख लेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार जब गर्मी के महीने में, यानी कि मई, जून, जुलाई, जून में तो कर्क रेखा पे आ ही गया, तो सीधे जून की बात करें, जून के महीने में सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के सामने होती है तो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र या दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र होता है वो पर्याप्त गर्मी प्राप्त करता है सूर्य से, जिससे ये गर्म होने लगता है। और गर्म होने से यहाँ की हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिससे इस क्षेत्र में क्या उत्पन्न हो जाता है, न्यून दाब, लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। तो अब एक जगह इन्होंने लो प्रेशर कैसे बन गया इसको डिफाइन कर दिया गर्मी के महीने में, और बिल्कुल सही बात भी है। आज भी हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ राजस्थान में थार मरुस्थल गर्म हो जाता है, उधर तिब्बत गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ की हवाएं ऊपर जाने लगती हैं और लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। आगे भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये बात तो अकाट्य है, बिल्कुल सही बात है कि कैसे जो है भारत के महाद्वीप पे लो प्रेशर डेवलप हो गया। अब लो प्रेशर डेवलप हो गया तो कहीं हाई प्रेशर बना होगा आसपास, वहीं से हवाएं इस लो प्रेशर को भरने के लिए आएंगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि चूंकि, अब ये बात ज़रूर आप उल्लेख करिएगा क्योंकि ये सिद्धांत का कोर पॉइंट है कि कारण क्या इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि चूंकि स्थल और जल के गर्म होने की दर और ठंडे होने की दर में पर्याप्त अंतर होता है, यानी कि पानी और ज़मीन एक बराबर एक साथ गर्म नहीं हो सकते और ना एक साथ ठंडे हो सकते हैं। जब भी कभी, जैसे यहाँ पे अरब सागर की बात करें या हिंद महासागर की बात करें, अगर यहाँ भी लाइट पड़ रही है और धरातल पे भी बढ़ रही, तो धरातल में होती है सिलिका, महाद्वीप जो होते हैं वो सिलिका से युक्त होते हैं, वो बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और गर्म हो जाएंगे, तो वहाँ की संपर्क की हवा भी गर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन पानी में क्या होता है, उसमें पानी को गर्म होने में, गहराई तक गर्म होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा। और जब सूर्य नहीं होगा वहाँ पे तो ठंडा होने की स्पीड में भी अंतर होगा। सिलिका वाले जो क्षेत्र हैं वो जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे क्योंकि वो तुरंत रेडिएशन के माध्यम से गर्मी को बाहर फेंक देंगे, लेकिन पानी उतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। तो पानी को गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है, इसलिए एक ही समय में दोनों में पर्याप्त ताप का अंतर हो जाएगा। तो अब इसी को आधार बनाते हुए इन्होंने कहा कि हिंद महासागर के क्षेत्र में चूँकि पानी और स्थल के गर्म और ठंडा होने में अंतर होता है, इसलिए यहाँ पर स्थल की अपेक्षा उतनी गर्मी नहीं होती है। और चूँकि सूर्य से ये दूर भी सिचुएशन पड़ रही है,
ये भी कारण है। तो इस वजह से यहाँ पर ताप क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ ताप कम होने की वजह से हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हिंद महासागर के क्षेत्र में हाई प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो अब इन्होंने अपने सिद्धांत में जो दक्षिण एशिया है इस क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में लैंड एरिया में लो प्रेशर बना दिया और जो सी एरिया है हिंद महासागर का वहाँ पे हाई प्रेशर बना दिया और इसकी वजह इन्होंने बताई तापांतर, ताप का अंतर। अब दूसरा फैक्ट काम करेगा, अगर ताप का अंतर हो गया है, यहाँ लो प्रेशर है यहाँ हाई प्रेशर है, तो फिर पवनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो किधर से किधर की तरफ होगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। तो इन्होंने अगला पॉइंट बताया कि अब जो है हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से यानी हिंद महासागर की तरफ से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ लैंड एरिया की तरफ जो है वो पवनें चलने लगती हैं। और यही पवनें क्या हैं, यही पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून है। इसको आप दूसरा जो नाम देंगे वो देंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों है, देखिए ये पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, ये विषुवत रेखा है, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो कभी भी उत्तरी गोलार्ध में जब पवन चलती है तो वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ती है। तो यहाँ जब भी पवन चलेगी इस तरह से चलना चाहेगी लेकिन वो दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी चलने की दिशा में, तो फिर वो पवनों की दिशा इस तरीके से हो जाएगी। पवनों की दिशा क्या होगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये सब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो इस तरीके से प्रिवेल करेगा, आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको इस तरीके से भी दिखाना है क्योंकि हिमालय से टकरा करके ये पवनें जो हैं वो इस दिशा में भी मुड़ेंगी, तभी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षेत्रों में बारिश होगी। यहाँ आरावली है, आपको पता है आरावली नहीं रोक पाएगी इसलिए वर्षा नहीं होगी ज़्यादा। यहाँ वेस्टर्न घाट है, आपको सब कुछ पता है, पर्वत वगैरह। तो ये दिशा है दक्षिण पश्चिम और ये दिशा है उत्तर पूर्व। तो अब पवनों की दिशा क्या है, किसी भी पवन का नाम अगर दिशा के आधार पर लेना है, अगर कोई कहे कि पूर्वैया चल रही है इसका मतलब वो पूर्व तरफ से आ रही है। अगर कोई कहे कि पछुआ हवा चल रही है इसका मतलब वो पश्चिम तरफ से आ रही है। तो दक्षिण पश्चिम तरफ से हवाएं जा रही हैं, इसीलिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाएगा। अब इसमें अभी हमने देखिए जो पवनें बनाई हैं वो विषुवत रेखा के ऊपर वाली ही बनाई हैं, लेकिन हाई प्रेशर तो यहाँ तक डेवलप है। तो क्या दक्षिणी गोलार्ध वाली जो व्यापारिक पवनें हैं क्या वो भी उत्तरी गोलार्ध में पहुँच जाएंगी? अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि जो हवाएं हैं वो यहाँ विषुवत रेखा के आसपास आकर के मिलती हैं, जो हमने विंड सिस्टम पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चूँकि ये लो प्रेशर तेज़ी से हवाओं को खींच रहा है और ये हाई प्रेशर हवाओं को भेज रहा है, तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो भी उत्तरी गोलार्ध में पहुँच करके मानसून की गति को और तेज़ कर देंगी। तो वो पवनें कैसे जाएंगी, तो वो देखिए जब तक दक्षिणी गोलार्ध में है तब तक उनकी दिशा इस तरीके से रहेगी। क्यों इस तरीके से क्यों रहेगी, क्योंकि फेरल का नियम कहता है कि जो पवन दक्षिणी गोलार्ध में चलेगी वो अपनी बाईं तरफ मुड़ेगी। तो ये देखिए इधर को चल रही तो बाईं तरफ मुड़ रही हैं, लेकिन जैसे ही ये पवनें विषुवत रेखा को पार करेंगी तो फेरल के नियम के अनुसार इनकी दिशा दाहिनी तरफ की तरफ मुड़ जाएंगी, यानी ये पार करते ही इधर की तरफ मुड़ जाएंगी और यही क्या हो जाएंगी, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो यहाँ वाली हवाएं और ये हवाएं मिल करके दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप ले लेंगी। तो इस तरीके से इन्होंने व्याख्या की कि ग्रीष्मकालीन मानसून की हवाएं कहाँ से जन्म लेती हैं। उसका कारण क्या बताया, ताप में अंतर, और ताप में अंतर होने की वजह से दाब में अंतर। यहाँ हाई प्रेशर बताया और यहाँ लो प्रेशर बताया पेशावर मुल्तान के क्षेत्र में, ठीक है, या एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में कह सकते हो, भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में कह सकते हो। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून बन गया।
अब आपको बेसिक चीज़ें अगर बतानी है कि ये कैसे वर्षा करता है, हालांकि हम पूरी मानसून की क्रियाविधि आगे भी पढ़ेंगे कि वर्षा वगैरह कैसे होती, कहाँ होती है, कितनी होती है, लेकिन फिर भी आप शुरू से समझते चले तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही ये हवाएं भारत के अंतरिक्ष से यहाँ से टकराती हैं तो इनके 2 ब्रांच हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे हवाएं टकराएंगी तो जाहिर सी बात है कि एक शाखा इधर से एक शाखा इधर निकल जाएगी। तो यहाँ से टकराने के बाद में जो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है उसको बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं, और जो अरब सागर की तरफ रहती है उसको अरब सागर शाखा कहा जाता है। यानी कि मानसूनी हवाएं भारतीय महाद्वीप के जो ये पेनिनसुला है उससे टकराने के बाद में इसकी 2 ब्रांच हो जाती हैं। एक ब्रांच बंगाल की खाड़ी में होते हुए भारत में प्रवेश करती है और एक अरब सागर में होते हुए प्रवेश करती है। तो इसको अरब सागर शाखा कहा जाता है और इसको बंगाल की खाड़ी शाखा कहा जाता है। तो पहले एक एक पे बात कर लें। तो जो अरब सागर वाली शाखा है वो यहाँ वेस्टर्न घाट से टकराती है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो ये यहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा करती है। यहाँ महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, गोवा और ये केरल के क्षेत्रों में सबसे पहले यहीं केरल में ही बरसेगा, क्योंकि सबसे पहले यहीं टकरा जाएंगी। तो केरल में पहले ही बारिश शुरू हो जाती है। मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? केरल से ही प्रवेश कर जाता है, यहीं से। वो सब आगे क्रियाविधि में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ वेस्टर्न घाट के इधर ही तरफ बहुत वर्षा हो जाती है। लेकिन एक चीज़ और आपने पढ़ी है कि जब भी किसी पर्वत को पार करेंगी हवाएं तो अब इस साइड में जब पार करके आएंगी तो उतनी वर्षा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया हो जाएगा। इनकी नमी इधर ही बरस जाएगी, इधर नहीं बरसेगी। तो वेस्टर्न घाट के दूसरी तरफ जो है उतनी वर्षा नहीं होगी, तो वो वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाएगा। इसी तरीके से अरब शाखा जब इधर गुजरात होते हुए आरावली पर्वत की तरफ जाएगी राजस्थान में, तो आरावली पर्वत चूँकि पवन के चलने की दिशा में ही है, जैसे इधर को ये पर्वत भी है दिल्ली तक और पवनें भी इधर को चल रही हैं, तो ये पवनों को उतने अच्छे तरीके से रोक नहीं पाता है। इस वजह से यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए यहाँ देखें जितनी बारिश नहीं होती है। अब ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाली ब्रांच है, ये इधर गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय इन पहाड़ियों से टकराती है और घूम घूम के वहाँ पर बहुत वर्षा करती है, क्योंकि इन पहाड़ियों की सिचुएशन में ये हवाएं ट्रैप हो जाती है। एक पहाड़ी से टकराती हैं, दूसरी तरफ जाती, उधर दूसरी पहाड़ी, फिर उधर से मुड़ी तीसरी पहाड़ी, तो उसी बीच में ये घूमने लगती हैं और वहाँ मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है वार्षिक। बहुत वर्षा होती है इधर के इलाकों में, और मासिनराम, चेरापूंजी क्षेत्रों में तो 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पे मेघालय में। और उसके बाद हिमालय से ये टकरा करके ये उत्तर भारत की तरफ मुड़ती हैं और इधर उत्तरी क्षेत्र में वर्षा करती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ आने वाली पवनें। तो इस तरीके से दोनों ब्रांच वर्षा करती हैं। लेकिन एक एरिया है तमिलनाडु का, जो अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से ये स्किप हो जाता है, बच जाता है। यानी कि ये वाली भी इधर निकल गई और ये वाली वेस्टर्न घाट से टकरा के उस पार जा नहीं पाई। तो ये तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ वर्षा होगी जब ये मानसून वापस आएगा, यानी जब अभी उत्तर पूर्व दिशा से घूम करके आएगा शीतकालीन मानसून, तब जो है तमिलनाडु में वर्षा प्राप्त होगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो इसको हम आगे क्रियाविधि में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक चीज़ें आपने समझ ली। तो तापी सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्मकालीन मानसून क्यों आता है? क्योंकि वो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में लो प्रेशर डेवलप होता है और हिंद महासागर के क्षेत्र में हाई प्रेशर डेवलप होता है, जिससे पवनों की दिशा जो है वो महासागर से और धरातल की तरफ हो जाती हैं। और कैसे पवने मुड़ते हैं ये सब हमने आपको समझा दिया, यही आपको लिखना है। अब दूसरा ये तो हो गया। दूसरा हेडिंग डालेंगे शीतकालीन मानसून। अब दूसरा भी तो आपको डिस्कस करना है, शीतकालीन मानसून। इसको कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून। तो अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें आपको लिखना है, इसके लिए दूसरा फिगर आपको ड्रा करना होगा, तो वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें आप पहला पॉइंट लिखें कि जब
दिसंबर के महीने में सूर्य की सिचुएशन कहाँ हो जाएगी, मकर रेखा पर हो जाएगी। उस समय भारत में शीत ऋतु आ जाएगी। पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे। देखिए हमने भी अब बताया कि दिसंबर में सूर्य मकर रेखा के सामने चला जाएगा, तो अब मकर रेखा यानी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में और इधर गर्मी हो जाएगी और भारत के क्षेत्र में कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में ठंडक हो जाएगी, तो यहाँ शीत ऋतु आ जाएगी। तो जब भारत में शीत ऋतु आती है अर्थात जब सूर्य की सिचुएशन मकर रेखा के सामने होती है, तो यहाँ हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है यहाँ पर पर्याप्त गर्मी प्राप्त होती है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र गर्म होने लगता है और जो क्षेत्र गर्म होगा वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, यानी कि उसके जस्ट विपरीत सिचुएशन बन रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है कि अब लो प्रेशर, ये शीतकालीन की बात हो रही है, शीतकालीन। अब लो प्रेशर हिंद महासागर में डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब सूरज इधर है, सूरज इधर है तो पानी गर्म हो रहा है, पानी खौल रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लो प्रेशर, यहाँ की हवा ऊपर जा रही है और लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। देखिए बारिश क्यों हुई थी ये भी आप थोड़ा सा इसमें बढ़ा लीजिएगा कि चूँकि ये पवनें महासागर पर से चल के जा रही हैं, तो महासागर पर से ये पानी, खूब सारा पानी अपने अंदर लेके जाएंगी वाष्पीकरण के माध्यम से, इसीलिए खूब वर्षा हो रही है। इस वाले जो हमने लिखवाया इसमें एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, चूँकि दक्षिण पश्चिम की जो पवनें हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, वो हिंद महासागर से धरातल की तरफ जा रही हैं, तो यह पर्याप्त ह्यूमिडिटी अपने साथ ले करके जाती हैं। इसीलिए ये जब यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से टकरा के ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने पे टेम्परेचर फॉल होता है, संघनन होता है, इसीलिए पर्याप्त वर्षा देती हैं। तो भारत में जो अधिकतम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अभी इधर के सिद्धांत में आप देखोगे कि वर्षा ज़्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका कारण आप देखोगे। तो अब इन्होंने बताया कि जब मकर रेखा पे सूर्य आ जाता है तो लो प्रेशर डेवलप होता है हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में शीतकाल होता है। यहाँ तो शीतकाल है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। जहाँ पहले लो प्रेशर था वहाँ अब हाई प्रेशर हो जाता है, और जहाँ पहले हाई प्रेशर था वहाँ लो प्रेशर हो जाता है शीतकाल में। तो अब पवनों की दिशा पहली स्थिति से उल्टा हो जाती है, यानी कि अब पवनों की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है। यहाँ कैसे मुड़ जाएंगे इधर को, इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं या उत्तर पूर्व। अब ये उत्तर पूर्व दिशा है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। चूँकि इधर से आ रही तो इसको उत्तर पूर्व से आने वाली पवनें कहेंगे, इसीलिए इसको उत्तर पूर्व मानसून या लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। अब ये पवनें जो हैं चूँकि धरातल से आ रही हैं, अब ये तो देखिए धरातल तरफ से समुद्र की तरफ जा रही हैं उल्टा, ये पॉइंट लिखेंगे। चूँकि ये पवनें धरातल से सागर की तरफ आ रही हैं, इसीलिए इनमें पर्याप्त आर्द्रता, ह्यूमिडिटी यानी नमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो उतना पानी है ही नहीं जिसको सोख के ले जा सकें, इसीलिए ये वर्षा नहीं करती हैं, ज़्यादा वर्षा नहीं करती हैं। लेकिन जो पवनों का भाग यहाँ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर के गुजरता है और तमिलनाडु से आकर के टकराता है, वह बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी हासिल कर लेता है। देखिए भारत की इस तरह से सिचुएशन है, तो इधर से हवा जो आ रही हैं वो कुछ हवाएं तो बंगाल की खाड़ी पर से होके आ रही हैं यहाँ से, तो वो यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में टकराएंगी आकर के, और चूँकि बंगाल के खाड़ी पर कुछ समय के लिए चली हैं तो वहाँ से ये पर्याप्त नमी भी हासिल कर लेंगी। इसीलिए शीतकाल में जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश कराती हैं शीतकालीन मानसून के द्वारा। पहले ये बच गया था इधर से। तो ये शीतकालीन मानसून भारत में ज़्यादा वर्षा नहीं करता है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में छुटपुट वर्षा करता है। तो ये ऐसी सिचुएशन हो गई, और दोनों को इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया अपने टेम्परेचर के आधार पर। हालांकि बहुत वर्षों तक, 300 वर्षों तक ये सिद्धांत जो है वो चलता रहा, माना गया, इसीलिए इसको जो है
चिरसम्मत या क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। बाद में अनेक विद्वानों ने कुछ और अपनी चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन फिर भी तापीय सिद्धांत का जो मूलभूत सिद्धांत है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज भी कायम है और वो आगे तक कायम भी रहेगा। आगे हम जो अन्य सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें जेट स्ट्रीम और काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे आधुनिक में, तो उसको डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और इतना ही आपको बताना है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जेट स्ट्रीम और वो सब चीज़ें अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी है, क्योंकि जब हम सिद्धांत की बात कर रहे होते हैं तो हम उतनी ही बातें करते हैं जितना उस सिद्धांत में बताया गया था। तो उतना बताया गया था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम आधुनिक विचारधाराओं पे बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।